नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज मैं लर्न 3D मैक्स इन हिंदी ट्यूटोरियल का लेसन नंबर 7 देने जा रहा हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D मैक्स 2014। आज का टॉपिक रिलेटेड है शेप से। तो यहाँ पर आपको कमांड पैनल के अंदर सेकंड ऑप्शन मिलेगा शेप्स का, और इसमें सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ स्प्लाइन्स के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपको मिलते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसको मैं आज डिफाइन करूँगा। सो फर्स्ट चलते हैं लाइन पर। ये लाइन टूल है जिसको आप किसी भी व्यू पर क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए कंफर्म नहीं है कि आपको टॉप व्यू ही क्रिएट करना है। अगर आप फ्रंट व्यू में भी इससे कुछ क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको क्लिक करना होता है और कई सारे एंकर पॉइंट्स के ज़रिए आप एक न्यू शेप बना पाओगे। देन जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को अटैच करते हो तो आपकी जो शेप है वो कंप्लीट होती है, यानी कि क्लोज स्प्लाइन यस कर देंगे तो ये शेप आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर प्रॉपर्टीज में आपको मिलेगा रेंडर ऑप्शन। रेंडर पर जब आप क्लिक करोगे अनेबल इन रेंडर, तो इससे क्या होगा कि जो भी आप शेप क्रिएट कर रहे हो और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज नीचे दी गई है ये आपकी सिर्फ रेंडर पे शो करेगी। सो रेंडर में आपको बता देता हूँ कि कहाँ से शो करता है। ये जो ऊपर क्विक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये बटन है रेंडर प्रोडक्ट के लिए, या अगर आप F9 प्रेस करोगे तो रेंडर क्रिएट कर सकते हो। तो इस टाइप की शेप आपको दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे ऑप्शन मैंने रेडियल पे क्लिक करा हुआ है, तो जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो करेगी वही आपके इस रेंडर पे शो करेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ 5, देन दोबारा से रेंडर पे क्लिक करता हूँ तो डेप्थ और इंक्रीज हो गई। बट अगर मैं ये रेडियल ना शो करूँ या रेंडर ना शो करूँ तो जो हमारा अभी का बना हुआ पाथ है ये हमारे रेंडर पे शो नहीं करता। तो लाइन को शो करने के लिए या तो आप यहाँ पर अनेबल इन रेंडर करोगे, बट रेंडर के साथ साथ अगर आप व्यू पोर्ट पे भी क्लिक कर दोगे तो जो आउटपुट आपका रेंडर पे आने वाला है वो आप व्यू पोर्ट पे भी देख पाओगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। रेडियल अभी मैंने सिलेक्ट करा हुआ है, तो थिकनेस इसमें जितनी इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा इस टाइम सभी व्यूज के अंदर वो शो करेगा। किसी एक व्यू को मैं लार्ज कर देता हूँ ऑल्ट W से। देन इसके बाद इसमें साइड्स आते हैं जो इसकी सिलेंड्रिकल शेप को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं। मिनिमम आप ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हो, यानी कि मिनिमम 3 अमाउंट देनी होती है। देन मैक्सिमम आप जितनी चाहे उतनी दे सकते हो, लेकिन अपनी फाइल की कैपेसिटी का ध्यान रखना कि आप कितनी हैवी फाइल सपोर्ट करा सकते हो अपने सिस्टम पर। देन इसके बाद आता है एंगल, जिसको फिलहाल अभी चेंज करने से आपके ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, सिर्फ इन लाइंस की जो डायरेक्शंस है वो चेंज होगी। इसके बाद अगर मैं रेक्टेंगल पे चले जाऊं तो रेक्टेंगल में आपको यहाँ पर लेंथ, विड्थ और एंगल का ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट लेंथ को इंक्रीज करते हैं, कुछ इस टाइप से आपका ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसके बाद यूज करेंगे विड्थ, कुछ इस टाइप से। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लेंथ और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद चले जाते हैं एंगल पर, कुछ इस टाइप से ये शेप्स स्क्यू होएगी। देन इसके बाद आता है एस्पेक्ट, जो इनकी डेप्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। सो फिलहाल लेंथ और एस्पेक्ट के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नीचे चले जाते हैं ऑटो स्मूथ पर। इसको ऑफ करने के बाद आपकी जो शेप्स है वो हार्डली यहाँ पे शो करेगी। सो ऑटो स्मूथ ऑन ही रखते हैं। इसके बाद इंटरेक्शन पे चले जाते हैं। इंटरेक्शन का रोल कर्व के अंदर इस्तेमाल करा जाता है। अभी अगर मैं इंटरेक्शन और इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरी किसी भी शेप के अंदर कर्व नहीं है। सो कर्व कैसे क्रिएट होता है? सो फ्रंट व्यू पर मैंने ये शेप क्रिएट करी थी। अब फ्रंट व्यू पर ही मैं आपको लाइन टूल से कर्व के साथ शेप क्रिएट करना बताता हूँ। इसके लिए सिंपल आपने एक क्लिक प्रेस करना है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपका स्ट्रेट ही होना चाहिए। सेकंड लाइन के लिए आपको क्लिक प्रेस करके रखना है, देन ड्रैग करना है। अगर कोई फोटोशॉप यूजर है तो उसे पता होगा कि पेन टूल कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये सेम पेन टूल की तरह ही है। इसमें सिंपल आपने क्लिक प्रेस करना है, देन ड्रैग करना है। एक कर्व के बाद दूसरा कर्व भी आपका ऐसे ही शो करेगा, जिसको आप कंटिन्यूसली चला सकते हो। देन जब आप नॉर्मली क्लिक कर दोगे उसके बाद जो आपकी लाइन क्रिएट होगी वो स्ट्रेट क्रिएट होगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कर्व करना चाहते हो या नहीं। अगर आप कर्व नहीं करते हो, सिंपल क्लिक कर दोगे तो आपकी शेप कंप्लीट हो सकती है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी आप क्रिएट कर सकते हो, कर्व भी क्रिएट कर सकते हो। ये आपके क्लिक पर डिपेंड करता है। अगर आप इन शेप्स के अंदर जो आपने लाइन टूल से बनाया है, सिर्फ इस शेप के अंदर आप मॉडिफाई में जाओगे तो यहाँ पर आपको इस शेप को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। फर्स्ट है इसके अंदर वर्टेक्स। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके वर्टेक्स हैं, जिसको आप मूव टूल के साथ पोजीशन दे सकते हो बाद में भी अपने अकॉर्डिंग।
देन इसके अंदर आपको ये कर्व पॉइंट मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप इनको डायरेक्शन भी दे सकते हो दोबारा से। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है। अब फॉर एग्जांपल के आपको एक टास्क दे देते हैं कि ये जो कर्व लाइन है ये कर्व नहीं, मुझे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो इसके लिए आपका ऑप्शन बताता हूँ कि क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर मैं मूव करूँगा तो पीछे की शेप भी मूव हो रही है। इनको कस्टमाइज करना आपको आना चाहिए। राइट क्लिक करने पर यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो करते हैं, जैसे फर्स्ट है स्मूथ, दूसरा कॉर्नर, तीसरा है बेजियर और चौथा है बेजियर कॉर्नर। अभी बेजियर आप यूज कर रहे हो, जिसका यूज किस तरीके से होता है ये तो आपको पता ही चल गया होगा। राइट क्लिक करने पर सेकंड आता है कॉर्नर। कॉर्नर पर अगर आप क्लिक करोगे तो दोनों साइड की लाइन जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी। सो इसको भी अनडू कर देता हूँ। एक आता है इन दोनों का मिक्सअप, यानी कि बेजियर कॉर्नर। बेजियर कॉर्नर में बेनिफिट ये है कि आप किसी एक पॉइंट को मूव करके उस लाइन को स्ट्रेट कर सकते हो और दूसरी लाइन आपकी कर्व में रहेगी। तो है ना ये बिल्कुल आसान ऑप्शन। तो इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब दोनों डायरेक्शन को ही अलग अलग लेकर जा सकते हो। सो सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर सेगमेंट का। फॉर एग्जांपल के मुझे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का बीच का जो हिस्सा है वो नहीं चाहिए, तो मैं पूरे के पूरे सेगमेंट को सिलेक्ट कर दूंगा, देन डिलीट बटन से इस जॉइंट को ही खत्म कर दूंगा। तो अब ये कोई लिंक शेप नहीं है, अलग अलग हो चुकी है। देन इसके बाद स्प्लाइन। ओवरऑल पूरी की पूरी स्प्लाइन को आप एक ही क्लिक के अंदर सिलेक्ट कर सकते हो, बट ये ऑप्शन वहां पर ज्यादा इस्तेमाल कराया जाता है जहां पर आप मल्टीपल लाइंस पर वर्क कर रहे हो। तो आगे ट्यूटोरियल्स में आपको वो सारी चीजें भी देखने को मिलेगी। इसको ऑफ कर देते हैं और अब दिखाते हैं इसका प्रीव्यू किस टाइप का है। फिलहाल जो पिछले ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज डाली थी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी वही सेम प्रॉपर्टीज शो कर रही है। देन इसे अब आपने रेडियल रखना है या फिर रेक्टेंगुलर रखना है, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात कर रहा था मैं इसके अंदर इंटरपोलेशन की। सो इंटरपोलेशन का काम क्या होता है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कर्व का इस्तेमाल करा था और बोला था कि ये इंटरपोलेशन कर्व में इस्तेमाल कराया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं अमाउंट को कम कर दूंगा तो आप देख रहे हो कि कैसे ये लाइन स्ट्रेट हो गई है, बल्कि मैंने इसे कर्व करा हुआ है। इसमें स्टेप 1 कर दूंगा तो कुछ ऐसा शो करेगा। 2, 3, 4, 5, 6 बाय डिफॉल्ट 6 तक आपको इंटरपोलेशन मिलेगा हर 3D Max के अंदर, लेकिन इसको आप इंक्रीज कर सकते हो अपनी डिटेलिंग और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिलहाल मैंने इसे कर दिया 20 ताकि ये बिल्कुल ही स्मूथ शो करे। तो इससे आप हाई डिटेल मॉडल क्रिएट करने में अपनी हेल्प ले सकते हो और कस्टम ऑब्जेक्ट से काफ़ी ही डिफरेंट ये शेप्स क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्टिमाइज ऑप्शन था। ऑप्टिमाइज पे मैंने क्लिक करा था। अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो आपको दिखाई देगा कि सभी के सभी यानी कि स्ट्रेट लाइंस पर भी और कर्व पर दोनों पर ही ये पॉइंट अप्लाई हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं ऑप्टिमाइज पे क्लिक करूंगा तो जिनको रिक्वायरमेंट है कर्व की, सिर्फ उसी पर ये ऑप्शन अप्लाई होगा। इसके अलावा अगर मैं अडेप्टिव पर क्लिक करूं तो मैं आपको वायर फ्रेम के अंदर दिखाता हूं कि किस तरीके से वर्क करता है। अडेप्टिव ऑफ करने पर आप देखोगे कि सभी लाइंस जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस के अंदर शो कर रही है, लेकिन अडेप्टिव पर क्लिक करने पर जहां पर कर्व की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहां पर ज़्यादा सेगमेंट शो कर रहे हैं, और जहां पर लाइन आपकी स्ट्रेट जा रही है या कर्व बहुत कम है वहां पर लाइन बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर है। तो ये इस तरह से ऑप्टिमाइज होता है। अगर आप अडेप्टिव कर दोगे तो ऑप्टिमाइज आपका ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सॉफ्ट सिलेक्शन, जियोमेट्री। तो इस पर काफ़ी लंबा चैप्टर बन सकता है, इस पर अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा, बट अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा बहुत ही इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ स्प्लाइंस का। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। चले जाते हैं वापस शेप्स के अंदर। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर जिसका नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और फिलहाल के लिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ सभी स्प्लाइन के अंदर सेम आपको मिलेगी, रेडियल की भी और रेक्टेंगल की भी। तो इसको छोड़कर हम बाकी के पॉइंट्स पर वर्क करेंगे कि इसके अलावा हर ऑब्जेक्ट में क्या क्या एडिशनल ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। इसमें नीचे जो पैरामीटर, मेन पैरामीटर आपको मिल रहा है वो मिल रहा है लेंथ का, विड्थ का और कॉर्नर रेडियस का। तो शो करता हूँ यहाँ पर, आप ऑटोमेटिकली अपनी शेप को रेडियस के अंदर चेंज कर सकते हो। तो ये राउंडेड हो गया। फिलहाल ये किसी टैबलेट की तरह लग रहा है, ये मॉनिटर की तरह लग रहा है। देन अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर, सर्कल। सर्कल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सर्कल में टोटल आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं, किसी भी व्यू पर आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर नीचे एक ही पैरामीटर आपको मिलेगा, रेडियस, क्योंकि रेडियस से ही आपका सर्कल क्रिएट होता है। इंटरपोलेशन तय करेगा कि इसके कॉर्नर
कितने हार्ड या कितने स्मूथ होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्यूब शेप बन गई है, इसके अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो उतनी ही इसमें डिटेलिंग क्रिएट होती जाएगी। तो इंटरपोलेशन का भी एक सर्कल शेप के अंदर काफ़ी डिफरेंस पड़ता है। सो इसको डिलीट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट शेप पर, जिसका नाम है इलिप्स। इलिप्स आपके सर्कल की तरह ही है, बस ये है कि थोड़ा सा ओवल शेप के अंदर ये शो करता है। इसमें रेडियल के अलावा आपको यहाँ पर विड्थ और लेंथ मिल जाती है, यानी कि थोड़ा बहुत रेक्टेंगुलर शेप की तरह वर्क करता है। सो डिलीट। नेक्स्ट शेप के अंदर चले जाते हैं, इसमें आ जाता है आर्क ऑप्शन। तो आर्क को कैसे क्रिएट करा जाता है? इसके लिए सिंपल आपने पहले एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है जिस डायरेक्शन में आपको ये आर्क लाइन चाहिए। देन इसके बाद जैसे ही आप क्लिक रिलीज करोगे और मूव करोगे तो उस डायरेक्शन में ये अपने आर्क को क्रिएट करेगा। तो ये काफ़ी बड़ी रेंज तक भी जा सकता है, आपके मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि आर्क आपने कहाँ तक क्रिएट करना है। तो ये आर्क शेप क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं कि एडिशनल ऑप्शन इसमें ये क्या मिल रहा है। इसके अंदर आपको रेडियस मिल जाएगी इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। दूसरा ऑप्शन इसमें मिलेगा 4 का और तीसरा ऑप्शन मिलेगा 2 का, यानी कि टोटली आप अपने अकॉर्डिंग ही इसके अंदर आर्क क्रिएट कर सकते हो। साइज भी इसमें अवेलेबल है और कहाँ से कहाँ तक ये आर्क क्रिएट होएगा वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। देन इसके अंदर पाई स्लाइस आपको ऑप्शन मिलेगा। क्लिक करने पर पाई चार्ट टाइप का ये ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, यानी कि पॉइंट टू सेंटर में। अब डिलीट करते हैं इसे और क्रिएट करते हैं न्यू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपका आ जाता है डोनट। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक सर्कल और इस सर्कल के बाद दोबारा से एक सर्कल क्रिएट हो जाता है, तब जाके बनता है ये डोनट। इस डोनट के अंदर आपको प्रॉपर्टीज कौन कौन सी मिलेगी? फर्स्ट एक रेडियस और सेकंड दूसरी रेडियस ऑफ। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर एन जॉन कुछ इस टाइप का, जिसे अगर हम ग्राफिक्स की भाषा में बात करें तो इसे हम पॉलीगन टूल कहते हैं। इसके अंदर आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो है फर्स्ट रेडियस। सेकंड इसके अंदर जो ऑप्शन है आपको मिलेगा वो है साइड्स का, यानी कि कितनी साइड्स क्रिएट करनी चाहिए। मिनिमम इसके अंदर 3 रहेगा, मैक्सिमम आप जितने साइड्स करना चाहे कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 6 साइड्स आपको मिलेंगे। देन इसके बाद इसमें कॉर्नर रेडियस भी है, जिसके थ्रू आप इसके कॉर्नर को लिटिल बिट राउंड भी कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत हाई डिटेल स्क्रू के लिए शायद मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँ। तो ये शेप भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट चल जाते हैं स्टार पर। सो फ्रंट व्यू पे स्टार क्रिएट करा। इसमें स्टार क्रिएट करने के लिए 2 पॉइंट आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एक फर्स्ट आउटर पॉइंट आपका क्रिएट होएगा, फिर इनर पॉइंट क्रिएट होगा। इसमें मेन पैरामीटर्स में अगर हम जाएं तो इसमें आपको 2 रेडियस मिल जाएगी, एक बाहर के लिए और एक इनसाइड के लिए। तो ये इनसाइड आउटसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड इनसाइड भी हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद पॉइंट्स, इसके अंदर कितने पॉइंट्स क्रिएट करने हैं आपने। पॉइंट्स के बाद आ जाता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इंक्रीज करने पर इस टाइप से ये ट्विस्ट, निंजा ब्लेड की तरह कुछ लग रहा है, ये इस टाइप से ये ट्विस्ट हो जाएगा। देन इसके बाद इसमें फिलेट ऑप्शन है 1 और 2। 1 प्रेस करने पर टॉप से ये काफी राउंडेड हो रहा है और 2 अगर मैं फिलेट करूंगा तो इनसाइड से ये कुछ राउंड हो रहा है और काफी अच्छी शेप बन चुकी है मेरे हिसाब से। तो इसको डिलीट कर देते हैं और चलते हैं न्यू ऑब्जेक्ट पर। इसका नाम है टेक्स्ट। तो काफ़ी यूजफुल टूल है ये, यानी कि अगर आप कोई अपनी प्रेजेंटेशन या अपना कोई मॉडल बना रहे हो और उस पर टेक्स्ट शो करना है 3D के अंदर, तो ये टेक्स्ट काफ़ी यूजफुल होगा। इसमें नीचे आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो मेन है कि आप किस टाइप का फॉन्ट रखना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज, देन किनिंग यानी कि इन कैरेक्टर्स के बीच में कितना स्पेस आपने रखना है या कितना एक दूसरे के बीच में एक्सक्लूड करना है, वहाँ पे डिपेंड करता है। इसके बाद आ जाता है लैंडिंग में कुछ खास मुझे डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आपको लैंडिंग के बारे में पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर कर सकते हो। नेक्स्ट इसके नीचे टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कुछ भी टाइप कर सकते हो। देन इसके बाद नीचे अपडेट का बटन दिया गया है जो कि अभी शो नहीं कर रहा है, मैनुअल अपडेट। ओके, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो अब हर बारी ऑलराउंडर भाई ही शो करेगा टेक्स्ट की जगह पर, क्योंकि मैंने मैनुअल अपडेट कर दिया है। ओके, तो ये रोल था मैनुअल अपडेट का। टेक्स्ट में फ़िलहाल इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं हेलिक्स पर। हेलिक्स को फ्रंट व्यू से क्रिएट करते हैं। ये कुछ सर्कल की तरह क्रिएट हो रहा है। इसमें क्लिक छोड़ने पर हाइट क्रिएट होएगी और दोबारा क्लिक छोड़ने पर इसकी सेकंड रेडियस क्रिएट हो रही है। तो देखते हैं कि ये शेप किस तरीके से मैनेज होती है। इसमें
एडवांस ऑप्शंस में चले जाते हैं और देखते हैं इसके अंदर 2 रेडियस शो करेगी, फर्स्ट और सेकंड रेडियस। इसके बाद आ जाता है हाइट, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। इसके बाद आता है टर्न्स, कुछ इस टाइप से, तो ये मुझे स्प्रिंग की याद दिला रहा है और कुछ इसी टाइप का ही है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है बेस, यानी कि ये स्प्रिंग कितना ऊपर और कितना नीचे जाएगा। तो काफ़ी अच्छी शेप्स हम इससे बना सकते हैं। इसमें ऑप्शन है क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज का। CCW काउंटर क्लॉकवाइज को कहते हैं और CW क्लॉकवाइज को। तो यही थी इसकी बेसिक सेटिंग्स। डिलीट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर। इस नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम है एग। तो यहाँ पे ये एग शेप क्रिएट हो रही है और इसको क्लिक छोड़ने के बाद इसकी दूसरी लेयर क्रिएट हो रही है। वाह, कुछ इस टाइप की शेप आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर भी अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसमें आपको लेंथ मिल जाएगी और विड्थ मिल जाएगी, बल्कि दोनों से कुछ एक जैसा ही डिफरेंस शो कर रहा है। इसके बाद आउटलाइन का यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, जिसमें आप थिकनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। और नेक्स्ट इसके अंदर है एंगल। तो फिलहाल के लिए एग के अंदर सिर्फ इतने ही पैरामीटर अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे आउटलाइन ऑफ कर दूँ तो अंदर का जो सेकंड सर्कल है वो शो नहीं करेगा। सो इस शेप के अंदर इतना ही है। लास्ट इसमें सेक्शन के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। सेक्शन में टॉप पे क्रिएट कर लेता हूँ और मूव टूल का इस्तेमाल करके इसे पोजीशन दे देता हूँ। अब मोस्टली दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ब्लूप्रिंट बनते हैं उसके अंदर फ्लोर प्लान के साथ साथ आपको कई सारे फर्नीचर भी प्रॉपर एक पोजीशन पे शो करे हुए दिखाई देते हैं। तो उस सेक्शन का उन फ्लोर प्लान के लिए बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देखिए ये जो सेक्शन है ये ऑटोमेटिकली उन सभी ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करके अपने इस सेक्शन के ऊपर शो कर सकता है। दिखाता हूँ कैसे। इसके लिए मैं शेप्स में चले जाता हूँ, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे ये 2 3 4 ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कि ये फर्नीचर है। देन इसके अलावा कुछ यहाँ पे अदर शेप्स भी मैंने क्रिएट कर ली, कुछ छोटी और कुछ बड़ी। अब चलता है सेक्शन पर। इसको थोड़ी सी हमने हाइट दे दी, तो यहाँ पर अभी आपको एक येलो लाइन दिखाई दे रही है। ये कैसे शो करती है? जब आप इस सेक्शन पे जाओगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो इन शेप्स को क्रॉस करती है। सिर्फ आपने करना क्या है, व्हेन सेक्शन सिलेक्टेड पे क्लिक करना है और अपडेट सेक्शन पे क्लिक करना है। तो क्या होगा कि ये जो सेक्शन है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इस सेक्शन पर अपडेट हो चुके हैं। अब मैं अगर इस सेक्शन को मूव करके अलग लेकर चले जाऊंगा तो आपको दिखाई देंगे कि इन सब की जो पोजीशंस है वो यहाँ पे एक तरह से क्लोन हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपने सभी फर्नीचर्स को या फ्लोर प्लान को एज अ ब्लूप्रिंट या एज अ फ्लोर प्लान यूज कर सकते हैं। तो ये रोल होता है सेक्शन का। इसके अंदर अभी क्लिक करा हुआ है मैंने इन्फिनिटी पे, तो क्या है कि सेक्शन कहीं पे भी क्रिएट हो, इसकी जो रेंज है वो दूर दूर तक जा रही है। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा सेक्शन बाउंड्री, तो इसकी एक लिमिटेशन है कि ये सेक्शन जहां तक रहेगा सिर्फ उतने एरिया का ही ब्लूप्रिंट निकाल पाएगा, यह सेक्शन एरिया शो कर पाएगा। तो अभी देखिए कि अभी सभी ऑब्जेक्ट को ये टच कर रहा है। मैं थोड़ा सा दूर चले जाता हूँ और दोबारा इसे अपडेट करता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो 2 ऑब्जेक्ट जो इस सेक्शन पे टच नहीं हो रहे थे वो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे। तो ये रोल होता है हमारे इस सेक्शन का। इसमें सेक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे लेंथ और विड्थ का इस्तेमाल करा जाता है। और इसके अलावा जो हमारा ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट को किस क्लोन के कलर के अंदर शो करना है, ये कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर मैं सेक्शन ऑफ कर दूंगा तो ये किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट के क्लोन नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों स्प्लाइन के अंदर सिर्फ इतना ही। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।